अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ गुज़िश्ता 1.5-2 साल से, तो लोगों के हर जगह पे ना डिफरेंट टाइप के सवालात होते हैं और लोगों को लगता है शायद मेरे पास सवालात के जवाब आ जाते हैं। किसी हद तक होते भी हैं। वजह ये है कि खबर एक ऐसा नशा है जो आपको एक दफ़ा चढ़ जाए ना, फिर वो उतरता नहीं है। बहुत मुश्किल से उतरता है, बिकॉज़ खबर में आप एक एडिक्शन में होते हैं। बहुत सारे हवालात से बात हुई है, बहुत सारे हवालों से लोगों से बातचीत हुई है, और लेकिन मसला ये है कि मैं इस हवाले से जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है ना, जो अभी तक मेरे पास था, वो सिर्फ ट्विटर स्पेसेस ही मैं यूटिलाइज़ कर रहा था। और उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब आप उसमें बात कर चुके होते हैं तो उसी के अंदर दौरान बीच में कोई ट्विटर स्पेस में कोई नया आदमी आ जाता है और वो दोबारा से वही सवाल पूछ लेता है जिसका आपने ऑलरेडी जवाब दिया होता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी आप डिस्कशन लोगों के साथ कर चुके होते हैं या 3-4 लोगों की बातें सुन चुके होते हैं। इट लुक्स प्रिटी ऑकवर्ड, और मेरे ख्याल में वो बड़े कंबस्टेबल किस्म का प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे जो भी आप डिस्कशन करते हैं डजंट स्टे देयर। तो इस वजह से आई डिसाइडेड कि वाई नॉट टू पुट ऑल दिस डिस्कशंस इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, और उसमें सवालात आप लोगों के हों और डिस्कशन हमारी हो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहले वैसे ईमेल्स काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, अराउंड 12 ईमेल्स। बड़ी मेरे लिए बहुत होते हैं। 12 ईमेल्स आए हैं और लोगों ने माशाल्लाह पूरी मेहनत की है, लेकिन कुछ लोगों ने कमाल किया। तो मेरे ख्याल में पहले कमाल से चलते हैं, विच इज़ मोहिद अंसारी। मोहिद अंसारी कहते हैं, जनाब, आई नो इट मे बी ऑफ द टॉपिक बट ISI नीड्स टू बी प्रेशर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू। ISI influencers like you to work on bringing peace in the whole country। उनको लग रहा है शायद ISI कुछ और काम कर रही है, नॉट जस्ट पॉकेट्स ऑफ कंट्री। ये लड़का बहुत बहुत स्मार्ट है, बहुत थोड़े लफ्जों में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा है। वी हैव टू फिगर आउट, हमें ये सोचना पड़ेगा, हाउ वी कैन प्रेशर द न्यू आर्मी चीफ। हाय 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 हाय, टू ब्रिंग पीस ऑन बॉर्डर एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी इन द कंट्री। देखो भाई, अगर इमरान खान साहब कहते हैं ना चौकीदार, वो चौकीदार बैंक का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ठीक है, कि जिसको तुम प्रेशर करके कह दोगे कि बेटा कोई अंदर ना है, साहब चाय पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आर्मी चीफ है यार वो। उसको हम ऐसे उठा के 4 यूट्यूबर जाके उसको कहें यार जानी मुल्क में अमन नहीं आ रहा ब्रो, अमन करना ब्रो, 3 चंडे वो हमें मारेगा, 4 उसके लौंडे में जूते मार के बाहर निकालेंगे। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। आगे फरमाते हैं जी कि वी हैव टू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रेशर द आर्मी चीफ टू ब्रिंग पीस इन द ऑन द बॉर्डर एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी इन द कंट्री, नॉट जस्ट फ्रॉम अटक ब्रिज टू मुल्तान। वाह वाह वाह। यानी कराची में अगर पीस है तो वो किसी और के दम से है, मतलब वो रॉ कर रही है, वो MI5 करे। वाह। सो वी कैन हैव द क्रिकेट इन फाटा विद ब्रिटिश प्लेयर। अच्छा, असल मुद्दा ये है कि फाटा में क्रिकेट हो जाए ब्रिटिश प्लेयर्स के साथ। वैसे बाकी फाटा में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि फाटा में इतनी आज़ादी ज़रूर होनी चाहिए कि वहाँ बरतानवी प्लेयर आएँ और वहाँ पे आके वजीरिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड में खेल सकें। बाय द वे कुछ अर्सा पहले खेली भी थी। लाइक इन एवरी अदर कंट्री वेयर इंटरनेशनल गेम्स कैन बी हेल्ड एनीवेयर, इम्प्रूव ISI रैंकिंग, ISI की रैंकिंग इम्प्रूव करे, सो देर इज पीस ऑल ओवर कंट्री, ताकि पूरे मुल्क में अमन आ जाए। यानी ISI की रैंकिंग इम्प्रूव करे ताकि मुल्क में अमन आए। ISI इज नॉट रैंक ब्ला 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 ब्ला। मोहिद अंसारी साहब, मोहिद भाई, मैं आपके पहली तो बात है, आपके सवालों के अंदर दर्द है, लेकिन एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, प्रॉब्लम है। ये पीछे 3-4 मैंने पन्ने रखे हुए किताबें तुम लोगों के भरम डालने के लिए कि मैं पढ़ता हूँ। ये मजाक में नहीं, वाकई थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी है। अंग्रेज़ों के पास देखो ना, अंग्रेज़ों के कुछ मसाइल हैं इस मुल्क में। वो कहते हैं यार, वो जब इस मुल्क को डिस्कस करते हैं वो कहते हैं यार ये कन्फ्यूजन है, सिंस द टाइम ऑफ इट्स कंसेप्शन ये मुल्क की कन्फ्यूजन है। जिन्ना साहब की रेजिडेंसी है यहाँ कराची में, वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे जिन्ना साहब के पास उनके ड्राइंग रूम में जो पाकिस्तान का नक्शा पड़ा हुआ है, उसमें पाकिस्तान में पंजाब और बंगाल बाय रोड मिले हुए हैं। पूरा यूपी, पूरा बिहार, पूरा दिल्ली, सब पाकिस्तान है, पूरा कश्मीर, और वो जो दक्कन और जूनागढ़ की रियासतें भी उसमें पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान है। तो एक कन्फ्यूजन थी सिंस द टाइम ऑफ इट्स कंसेप्शन। फिर बहुत सारे लोग इस मुल्क में ऐसे आए कि जिन लोगों की तरजीहात कुछ और थी। उन्होंने आर्मी को समझ लिया कि ये आर्मी तो हमारी है, ये तो हार्ड गन है। ज़िया साहब का नाम उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर है। वो एक ऐसी जंग में कूद गए जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था। फिर हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला अफगानिस्तान, जिस अभी हमने पहला सुख का सांस नहीं लिया था, उसने हम पे जंग मुसलत कर दी थी, ग्रेटर पश्तूनिस्तान की तहरीक शुरू करवा दी थी हमारे ऊपर। एंड द गेम इज स्टिल ऑन, गेम ख़त्म नहीं हुआ।
और वो कन्फ्यूजन्स कभी बलूचिस्तान में पॉपअप होती हैं, कभी वो फाटा में पॉपअप होती हैं, कभी वो इस्लामी निज़ाम के नाम पे पॉपअप होती हैं, कभी वो मुसल्लह जत्थों के नाम पे पॉपअप होती हैं, जो हमने 80 की दहाई में पाले पोसे पला बढ़ा के जवान किए, और जब उसके बाद उनकी रुखसती का टाइम आया तो उन्होंने गन निकाल के हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा हुआ कुछ। अब इस सिचुएशन में आईएसआई के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस के अंदर मेरे ख्याल में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बहुत। अब हाँ, कुछ चीज़ें उनकी गलतियाँ भी, कुछ चीज़ें उनकी गलत भी हैं। उनका सियासत में मदाखलत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बात तो हम सब मानते हैं ना। लेकिन बाकी ये कहना कि उनकी नीयत में कोई शक है और वो जानबूझ के इस मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल इंप्रूव नहीं करे, आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हाँ ISPR की चल रही है, भाई ISPR हम अपना चला रहे हैं, जो भी है। प्लीज़ टॉक अबाउट इट इंडस्ट्री। शाइफ हनीस साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाइफ। शफात भाई, आपका सवाल है कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का काफ़ी ट्रेंड है, मेरे जैसा बंदा जो टेक्निकल बैकग्राउंड रखता है वो कहाँ से फ्रीलांसिंग सीखे? यूट्यूब से सीखने का मत बोलिएगा, वहाँ तो सबको अपने व्यूज़ की पड़ी होती है। पहली बात तो ये कि कहाँ से फ्रीलांसिंग सीखे। देखें, अच्छी बात यह कि पाकिस्तान में फाइनली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसका ख्याल आ गया। नवा इमरान खान के दौर में जब ये कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू हुआ था, मैंने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। उस्मान डार साहब को मैंने कई दफ़ा पर्सनली जो है उसके ऊपर सजेशंस दी, और मैंने बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये वाकई एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। इसी तरह जमात इस्लामी यहाँ कराची में बनो काबिल के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किए हुए है। JDC जो है वो कराची में कितने सारे जो है ना फ्रीलांसिंग के कोर्सेज और ये IT डेवलपमेंट सेंटर्स वगैरह चला रही है। लेकिन ये काम बहुत छोटे पैमाने पे है, हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा की है, तो उसके लिए ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स आते हैं, एकेडमी आते हैं। मेरी टेक्निकली मैं अगर बताऊं, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग के हवाले से कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपके पड़ोसी मुल्क में 2025 में 1.5 करोड़ फ्रीलांसर्स होंगे जो उस मुल्क को $20 अरब कमा के देंगे। 1.5 करोड़ फ्रीलांसर्स $20 अरब कमा के देंगे। हमारे मुल्क में फ्रीलांसिंग की ग्रोथ बहुत हो रही है, लेकिन हमारा शेयर कितना है टोटल, क्या कमा के दे रहे हैं हम? कभी गौर किया आपने? जाएं फिगर्स देखें, आपको लग पता जाएगा, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। सो येस, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल तो है, वो सबको समझ आ गया। सीखें कहाँ से? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। भाई मेरा कोई अगर सुन रहा है तो वो कमेंट करेगा, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे अपने हुकाम बाला से, अपनी हुकूमतों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज अगर इंडिया में 1.5 करोड़ फ्रीलांसर्स हैं ना, तो ये इसलिए है कि, और वो $20 अरब जिस इंडस्ट्री में से निकाल रहे हैं, वो $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है अभी तक टोटल। 2025 में भी 1 ट्रिलियन हो गया, अभी 1 ट्रिलियन हुई नहीं, और ये बढ़ती जा रही है, एक्सपैंड होती जा रही है, बिकॉज लोगों का ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं वो कम करने की तरफ रुझान आ गया। अब लोग जो हैं वो अपना पूरे ट्रेड जो है वो एक मोबाइल ऐप से चला रहे होते हैं। सो उन लोगों का अब ये ख़त्म हो गया काम कि वो बैठे हैं दुकान पे, ऑफिस में, दफ्तर में, नहीं, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के मीटिंग शीटिंग हो गई, ख़त्म हो गई बात। बट आप लोग साथ बैठें, कोई विजन तय करें। 75 साल में पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है, 100 साल में यहाँ पहुँचेगा, ये तय करें, पाकिस्तान टिप टॉप हो जाएगा। कम से कम आप लोग ये तय कर लेंगे, यार हम सब मौजू पे सियासत कर लेंगे, एक दूसरे की वीडियोस बना लेंगे, एक दूसरे को नंगा कर लेंगे, पीठ पे लाते मार देंगे, तख्ते पलटा देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे, इस मौजू को नहीं छेड़ेंगे। वो कोई भी एक मौजू हो सकता है, वो IT एक्सपोर्ट हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। मिसाल के तौर पे इतना सा ताइवान है, दुनिया की 80% चिप ताइवान में बन रही है, ठीक है। इतनी ये मैटर नहीं करता कि कुदरती वसाइल से माला वाला है। अब ये डॉक्यूमेंट पुराना हो गया, ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं। नाउ दे डोंट मैटर। अभी मैटर क्या करता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी कितनी है, उस टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके कितनी मास प्रोडक्शन कर रहे हो, ख़त्म हो गई बात, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहस करें ताकि ये शाइफ अनीस जैसे जो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, इन लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए वेंचर्स खुलें। आते हैं जी अगली ईमेल पे, रिलेटेड है। उकाशा साहब हैं, हमारे एक दोस्त हैं, कह रहे हैं भाई कि पाकिस्तान हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मैसिव ब्रेन ड्रेन फ्रॉम द लास्ट 4 decades. With recent instability and bad economy, the brain drain has increased tremendously in last 1 year. Yes, लास्ट 1 year में बढ़ा है और 40 साल से चल ही रहा है। उसकी वजह ये है कि अयूब खान साहब ने जब ये तरबिला डैम बनवाया तो वो सारे मीरपुरी उन्होंने वहाँ भेज दिए, और मीरपुरी और जेलम के लोग जो हैं वो सारे के सारे जब उधर जाके UK में बस गए, UK को वर्कफोर्स मिल गई, उन लोगों ने पहली पौध ने काम किया, दूसरी पौध जो आई
उसने प्रॉपर्टियां बनाई, तीसरी पहुंच चिल कर रही है। अब हो क्या रहा है कि वो लोग वहाँ पे अपने रेंट उठाते हैं, रेंट उठा के यहाँ पे भेज देते हैं। यहाँ वाले जो हैं वो सिर्फ चौड़े होके गुची के चश्मे पहन के घूम रहे हैं कि मेरा भाई लंदन में होता है, विलायत में होता है, मैं भी चला ही जाऊँगा। उसको अच्छे रिश्ते भी मिल रहे हैं, काम वो टके का नहीं कर रहा। ये एक सोच बन गई। उसके बाद भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब ने खलीज के साथ मुआहदे कर लिए कि जनाब हम कर लेंगे। आज भी हो सकते हैं, आज भी मज़ीद मुआहदे हो सकते हैं कि सारी वर्क फोर्स पूरी दुनिया में, मिसाल के तौर पे आप अभी जो लोग जाते हैं ट्रैवल करते रहते हैं, इटली में जाओ 40-40 बंदा बाहर रेस्टोरेंट के बाहर वेटिंग पे होता है, क्योंकि पूरे रेस्टोरेंट में एक वेटर है। वजह स्किल्ड लेबर नहीं है वहाँ पे, लेबर का क्राइसिस आ गया, स्पेशली ब्रेक्सिट के बाद से तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया। रही सही कसर कोविड ने निकाल दिया, बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम पे आदि हो गए। ये गैप है, कौन फिल करेगा? पाकिस्तान फिल कर सकता है, पाकिस्तानी बंदे भेज दें यहाँ से, लेकिन वो बंदे भेजना काउंटर प्रोडक्टिव होता है, उससे वो डॉलर इनफ्लो तो आ जाता है, मईशत में ग्रोथ बहुत कम होती है, तो ये तो ऑब्वियसली सुनना पड़ेगा। लेकिन अब ये फरमा रहे हैं कि जी ब्रेन ड्रेन तो देखें ना जी, जब हमारे मुल्क में, मैं अभी ये बंदा मैं देख रहा था 29 गोल्ड मेडल जिसने लिए हैं MBBS में, मैं आपको दावे से कहता हूँ ये बंदा पाकिस्तान नहीं रहेगा, रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो इकोसिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे वो बर्दाश्त ही नहीं है कि जो इस बंदे को टॉलरेट कर सके यहाँ पे, या इस बंदे को इसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूटिलाइज कर सके। यहाँ पे वो चीज़ ही नहीं है। तो क्या होगा? यही होगा कि बंदा चला जाएगा। अब उस ब्रेन ड्रेन का, अच्छा बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लगता है कि ब्रेन ड्रेन जा रहा है तो वायर से जाके पैसे भेजेगा या कोई प्लॉट ले लेगा, उस प्लॉट की किस्तें भरेगा, उस किस्तों की रेमिटेंसेज आएंगी और उस रेमिटेंसेज के चक्कर में हमारी जो है ना इकॉनमी ग्रो करेगी। ग्रो नहीं करती। होता क्या है कि जब ये पैसे भेजता है तो उसके 4 भाई जो अभी पढ़ाई करें वो निकम्मे हो जाएंगे, वो चिल करेंगे, वो कहेंगे भाई छोड़ यार, हमें क्या ज़रूरत है, भाई विलायत में होता है, हम वो डॉलर कमा रहे हैं, हम उड़ा रहे हैं, ख़त्म हो गई बात। ठीक है, प्रोडक्टिव सेक्टर में नहीं जाती वो, जो वहाँ से रेमिटेंसेज आती हैं कभी प्रोडक्टिव सेक्टर में नहीं जाती। होगा क्या कि यही चीज़ें कल को हमें कोई डॉक्टर चाहिए होगा तगड़ा, तो हमारा बंदा इलाज करवाने अमेरिका जा रहा होगा, हमारा बंदा इलाज करवाने लंदन जा रहा होगा, या हमें बाहर से कोई डॉक्टर बुलवाना पड़ेगा यहाँ पे इलाज के लिए। यही बात इंडस्ट्री में ले लो। इंडस्ट्री में छोटे से छोटा पुर्जाओ चाइना से मंगवाना पड़ रहा है, यूरोप से मंगवाना पड़ रहा है, खलीज से मंगवाना पड़ रहा है, क्योंकि सारी दुनिया का ट्रेडर वहाँ के बैठा हुआ है और अपना दुकान चला रहे हैं, क्योंकि स्किल लेबर उनके पास है। और छोटे से छोटा कारखाना में, मिसाल के तौर पे एक बात करता हूँ, एक कुछ अर्से पहले, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का वो टॉपिक छिड़ गया तो चलो बात कर ही लेते हैं। हमारे एक फैक्ट्री है यहाँ पे नज़दीकी, तो वहाँ पे ना ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स का काम हो रहा है, फ्रोज़न वेजिटेबल्स और फ्रोज़न आइटम्स का। तो उसमें होता ये है कि वो कुछ चीज़ें तो खैर मशीनों पे होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि हाथ से छिली जाती हैं, उनके लिए प्लांट्स नहीं लगे हुए अभी। तो वो हाथ से छिलने वाली सब्जियां जो हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, क्योंकि उनके अंदर कटाई का बड़ा ख्याल रखना होता है। तो हमारी जो ख़वातीन और वहाँ पे जो नज़दीक के आसपास के देहात से उन्होंने इंडक्ट की हुई हैं, उनके जो ठेकेदार हैं उन्होंने बताया कि जी इनकी एवरेज है 1 घंटे में 3 से 5 किलो सब्जी ये धो सकती हैं, काट सकती हैं 1 घंटे में। उन साहब ने एक चाइनीज़ ठेकेदार को जब इंगेज किया, उनसे EOI मांगा, तो उन्होंने कहा जी मेरी वही टीम उन्हीं कटर्स की 1 घंटे में 25 किलो वेजिटेबल काट सकती है, धो सकती है। स्किल डेवलपमेंट है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है अपने लोगों के ऊपर, उसकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर। उससे फ़ायदा क्या हुआ? मैं बात ब्रेन ड्रेन की हो रही थी, लेकिन बात स्किल डेवलपमेंट पे चली गई। फ़ायदा ये हुआ कि कोई एक बंदा था वहाँ पे जिसने कहा कि सब्ज़ी काटना भी एक हुनर है, इसमें भी दिमाग लड़ाओ। अगर वो बंदा जिसने ये डिबेट ईजाद की कि यार मैं ये जो यहाँ पे जो सब्ज़ी काटने वाले लोग हैं, इनको ये तो यूज़लेस लोग हैं, ये तो दे डोंट नो इंग्लिश, ये हम में से नहीं है, ये तो उर्दू मीडियम लोग हैं, ये पंजाबी हैं, पेंडे आ गए यहाँ से, हटाओ इनको। अगर वहाँ पे कोई ऐसी जहनीत का आदमी होता तो आज हम यहाँ पे लगाई हुई फैक्ट्री के लिए मजदूर चाइना से ना इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं? I believe that Pakistan will not be able to reach its potential if people with potential continue to leave Pakistan, and I totally agree to it. I totally agree to it. ब्रेन ड्रेन इकोसिस्टम का नाम है मेरे भाई। आप पहले लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी दें, उनको ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात दें, लॉ एंड ऑर्डर का एक निज़ाम दें, उसके बाद जब वो आदमी यहाँ पे सर्व कर रहा होगा, उसकी तनख्वाह का एक उसका सर्विस स्ट्रक्चर, ही शुड बी पैम्पर्ड इन एवरी वे, उसके पास बुनियादी हकूक़ हों, उसका अदालती निज़ाम मुस्तहकम हो,
उसके ऊपर बदमाशियाँ ना हो, उसका एसएचओ जो है आके उसके ऊपर बदमाशियाँ ना निकाल सकता हो। ये एक इकोसिस्टम का नाम है। उसके ज़रिए ब्रेन ड्रेन रोका जाता है, पूरा सिस्टम मजबूत करना पड़ता है। तो ये थे जनाब ओकाशा साहब म्यूनिख जर्मनी से। और मेरे ख्याल में अगर हमने ये टच कर लिए हैं तो फिर थोड़ा सा अब फेसबुक पोस्ट पे जो लगाया था उसको भी टच कर लेते हैं। एक मैंने कहा था आस्क मी एनीथिंग एंड आई ट्राई टू डिस्कस इन अ पॉडकास्ट। उसमें बहुत सारे लोगों के सवालात जवाबात आए। मैं मेरे ख्याल में सारों को तो टच नहीं कर सकता, तो हम थोड़े थोड़े करके चलते हैं। कि कहते हैं जी कि लोग आखिर कढ़ाई में दही क्यों नहीं इस्तेमाल करते अगर टमाटर 200 रुपये किलो हैं। दुनिया में महंगाई का इलाज ढूंढा जा रहा है और हमारे मुल्क में सिर्फ एहतजाज हो रहा है कि इदारे के सरबराह मुकर्रर होना ज़ेर बहस है। इस कौम की सोच और जहालत पर अफसोस दर अफसोस। सोहेल कामरान अंसारी साहब ये क्यों नहीं सोचते कि जब टमाटर 5 रुपये किलो बिक रहा होता है उस वक्त हम उसे फ्रोज़न क्यों नहीं कर लेते, टिन क्यों नहीं कर लेते, पैकेट क्यों नहीं बना लेते। फ्रोज़न बेचना हमारे लिए इतना मायूब क्यों है। क्या है कि अगर वो 5 रुपये का टमाटर जो है वो हमें 80-85 रुपये में पड़ रहा होता है, क्या है हम, लेकिन ऑल अलॉन्ग द ईयर तो मिल रहा होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो साल के चंद हफ्ते हमें 5 रुपये पे मिल रहा हो या 10 रुपये या 12 रुपये पे मिल रहा हो और बाकी साल जो है हम 200-250 रुपये। अब इस साल सैलाब है, इस साल आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में दही इस्तेमाल करना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करें और टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके लोगों को नए स्टार्टअप्स की गुंजाइश दें, लोगों की बाइंग पावर को इम्प्रूव करें। एक और साहब जी कहते हैं पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। मोहम्मद उस्मान साहब आपने तस्वीर इमरान खान की लगाई हुई है तो ऑब्वियसली मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पहले बात को समझ लें कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या क्यों होता है। एक बेसिक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है। ये मैं बहुत ड्राई नहीं होना चाह रहा, आई नो यू माइट बी गेटिंग अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल विद इट, लेकिन पहले एक बात समझ लें पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या चक्कर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये चक्कर है कि यार हमारे पैसे तो है नहीं, हम मकरूज़ लोग हैं। होता ही है कि जब हमें इकॉनमी तेज़ करनी होती है हम एक आध सेक्टर को कहते हैं जाद नहीं, तेरे पे भी टैक्स माफ, तेरे पे भी टैक्स माफ, तेरे पे भी टैक्स माफ, बनाओ छापो। वो छापना शुरू कर देते हैं दबड़ब। अब वो बनाते हैं, लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, लोगों के पास पैसे आते हैं, उनको एक्सपेंड करना होता है, उनको स्पेंड करना होता है। स्पेंड करने के लिए वो जाते हैं मार्केट में, कुछ अपने के लिए काम का होता नहीं है तो क्या होता है वो इम्पोर्ट करते हैं, वो गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं, वो लग्जरी आइटम्स इम्पोर्ट करते हैं। घर के अंदर जो है ना वो क्रिस्पी चिप्स के बजाय जो है वो डोरिटोज आ रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ें क्या करती हैं, इम्पोर्ट बिल बढ़ा देती हैं। अच्छा कितना बढ़ा देती हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस यानी बाहर से जो लौंडे लपाड़े भेज रहे हैं हमें, अच्छे बच्चे जो हमें भेज रहे हैं यहाँ पे, वो मिला के बनता है $60 बिलियन। इम्पोर्ट $80 बिलियन। ये मैं 2021 के नंबर्स की बात करूँ, 22 के तो नंबर्स अभी है नहीं मेरे पास। क्या हुआ उससे, $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट कौन पूरा करेगा। हुकूमत के पास तो टका नहीं है, वो तो खुद मकरूज़ है, कहाँ से लाए। फिर जाती है बेल आउट के लिए, ये सऊदीया तुम दे दो, यूएई तुम दे दो, तुर्की तुम दे दो, मलेशिया तुम दे दो, अमेरिका तुम दे दो, आईएमएफ तुम दे दो। आईएमएफ दे देती है, बाकी नहीं देते लोग। आईएमएफ दे देती है, लेकिन आईएमएफ ये कहती है कि यार मैं दे तो दूंगी लेकिन ये वापस कैसे करोगे वो भी बताओ, लिख के दो। तुम कहते हो लिख के देते हो कि नहीं, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, हम बताएंगे कैसे लिख के देना। समझ रहे हो, फुल ऑन। जैसे वो फेल होने के बाद बच्चा जब वो घर में जाता है ना अपने अब्बा के पास और अब्बा कहते हैं बेटा अब तुम अपने आप को इम्प्रूव करो और अपना टाइम टेबल बनाओ, तो अपना टाइम टेबल बनाने जाते हो, टाइम टेबल में लिख देते हो वीडियो गेम का टाइम आधा घंटा, अब्बा वहीं पे तुम्हारा घंटा काट लेते हैं, कहते नहीं बेटा ये काम नहीं होगा। ठीक है ना, मैं बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे बनना है। तो बंदा पहले पूछ ले कि अब्बा जी अगर आप नहीं बताना था तो मुझे क्यों इतनी जहमत दी। लेकिन आईएमएफ भी यही काम करता है, आईएमएफ बाप बन जाता है और बाप बनना बिल्कुल जस्टिफाइड है। आईएमएफ हमसे कहता है यार पेट्रोल तुम मार्केट रेट पे बेचोगे, ये तुम सब्सिडियाँ नहीं दोगे, हम देते हैं क्योंकि हमारे वोट कटते हैं। ठीक है, ये वो प्रॉब्लम है जो इमरान खान के साथ भी है, जो इसहाक डार के साथ भी है, जो नवाज शरीफ के साथ भी हैं, जो आसिफ अली जरदारी के साथ भी थे, जो मुशर्रफ के साथ भी थे। आपका पैसा ओवर वैल्यूड है और बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं। अब आप पैसा भी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि आपने बजट 206 पे बनाया हुआ है। आपका डॉलर 250 पे कैसे जा सकता है, ये इतना बड़ा कैप कौन पूरा करेगा। आपकी टोटल बजट 10,000 अरब रुपए की है। आपकी ये जो सरकारी इदारे हैं, PSEs जो हैं, ये 1500 अरब रुपया खा जाते हैं। कभी आपने सोचा इनकी प्राइवेटाइजेशन का कर ही नहीं सकते, इनकी यूनियनें आपको वाट ना लगा देंगे, आपको यहाँ पे वोट ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मुल्क का तो सोचना नहीं ना, वोट का सोचना है। समझ रहे हैं बात को। इसके लिए क्या होता है कि किसी एक बंदे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। सबसे आसान थ्योरी ये है कि फलाना लूट के खा गया, ये कोई नहीं पूछेगा कि लूट के कैसे खाया, वो कहाँ पैसे ट्रक में लेके गया, कंटेनर में लेके गया, बैंक ट्रांसफ़र किए, रसीद में लिए, क्या ऊँट पे लेके गया, नहीं ये कोई नहीं पूछेगा। सबसे आसान डॉक्यूमेंट है, ये कहता है लूट के खा गया। लेकिन मैं एक्चुअल प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जो कहते हैं बूम बस्ट साइकिल।
इकॉनमी बूम होती है। बड़ी आसान सी बात है ना, नवाज शरीफ की जब हुकूमत हुई, जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर था, पहले की बात कर रहा हूँ 2018 की, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था 6.2%। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, कहाँ हो गया 2.3 2.4 हो गया। फिर उसके बाद बड़ा स्ट्रगल करते रहे, बीच में कोविड आया, हमारे लिए अल्लाह का शुक्र हमने अदा किया, शुक्र है कोविड आया, हमारा ऑयल का बिल ख़त्म हुआ कि हम लोगों ने खुद अपनी इंडस्ट्री बंद रखी। बहुत बड़ा इम्पोर्ट का जो एक बिल था वो हमारे ऊपर से हट गया। दूसरा क्या हुआ कि हमारे ऊपर जब 5.97 की ग्रोथ हो गई तो बस्ट आ गया। फिर वही 17.5 18 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया। 5,500 अरब का हमारे ऊपर बजट डेफिसिट आ गया। यानी बजट में साल के तौर पे 8,000 अरब का था, एक्सपेंडिचर 13,000 अरब का था। इस साल बजट 10,000 अरब का, एक्सपेंडिचर 7,200 अरब रुपए का है। कौन पूरा करेगा? कहाँ से पैसे पूरे होंगे? इधर मांग उधर मांग इधर मांग। डिफॉल्ट से बच गया, हम कहते हैं हमने पैसे अरेंज कर दिए, ये कोई चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान का ताजिर जब इस मुल्क पे इन्वेस्ट करेगा तो मुल्क ठीक होगा। टैक्स नहीं देते ना ताजिर, पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, वो मुझे एक फैक्ट्री पे विजिट कर, हम कारोबार के लिए एक फैक्ट्री ने मुझे दिखाई, कारोबार था। मैंने उनसे कहा यार बहुत ज़बरदस्त है, नंबर्स भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनकी अगर आप देखें तो ये तो बैंक में काम ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा बात कर लें उनसे। मैंने उन साहब से कहा, मैंने कहा सर आप लोगों का सारा सिस्टम ठीक है माशाल्लाह, एक्सपेंशन करें आप लोग, 4 यूनिट और लगाएं, आपके पास तो गुंजाइश भी है, ज़मीन भी है, बैंक से कर्जा लें, आप लोगों को तो यूनिट फटाफट मिल जाएगा। उनका यार हम बैंक का काम नहीं करते। मैंने कहा फिर किस में करते हैं? कहते हम कैश में काम करते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं बैंक में सूद होता है, अल्लाह नाराज़ होता है। मैंने कहा यार क्या बात है आपकी। तो मैंने कहा बैंक में अगर पैसे नहीं रखते तो टैक्स कैसे देते? तो कहते हैं टैक्स तो बैंक के पैसों पे होता है ना जी, बैंक में तो हम पैसे ही नहीं रखते। और इस तरह के पता नहीं कितने होंगे जो टैक्स नहीं देते, वो कैश में काम करते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी सेक्टर में और बाकी दीगर सेक्टर्स में। कई जगहों पे तो लोगों ने पाकिस्तान की करेंसी भी बाईपास की है, वो तो अलग करेंसीज में काम करते हैं। पेमेंट भी यहाँ नहीं लेते, पेमेंट भी दुबई में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स पड़ता है। इसमें कमजोरियां एफबीआर की भी हैं, इसमें कमजोरियां हमारे सिस्टम्स की भी हैं, इसमें कमजोरियां हमारी फौज की भी हैं, इसमें कमजोरियां हमारे पॉलिटिशियंस की भी हैं। 158 बिलियन डॉलर का सेक्टर है पाकिस्तान का, रिटेल का सेक्टर, ट्रेड का सेक्टर, 158 बिलियन डॉलर का रिटेल की सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। इसका मईशत में टैक्स में कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है। इसलिए अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो ना नवाज शरीफ का कसूर है, ना इमरान खान का कसूर है, ना ताजिर का कसूर है, ना फौज का कसूर है। कसूर हमारा है क्योंकि हम इस मुल्क में पैदा हो गए। क्योंकि इनमें से किसी के खिलाफ बात करोगे तो भी आपके ऊपर खुले छोड़ देंगे अपने अपने पाले हुए। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, आज के व्लॉग के आखिरी सवाल पे चलते हैं और वो है सिद्रा राजपूत का, और वो कहती हैं जनाब, योर थॉट्स रिगार्डिंग फिल्थी मूवी जॉयलैंड बेस्ड ऑन ट्रांसजेंडर्स नॉट ऑन इंटरसेक्स। पहली बात है कि मैंने जॉयलैंड देखी नहीं है, ना मैंने अभी तक मौला जट देखी है, तो उसके ऊपर आप मुझे जितनी गालियाँ देना चाहे कर दें। लेकिन जॉयलैंड एक फिल्म है, फिल्म में क्या होगा? कहानी होगी। कहानी में क्या होगा? एक फ़र्ज़ी किरदार होगा और वो एक फ़र्ज़ी मुश्किल में होगा और उस फ़र्ज़ी मुश्किल का वो एक फ़र्ज़ी हल ढूंढेगा। ऐसे ही होता है। यानी मिसाल के तौर पे जो मैं आपको मतलब एक कहानी है ना, एक कहानी देखने से, सुनने से, पढ़ने से अगर आपका यकीन, आपका एतमाद, आपका एतकाद ख़राब हो जाता है, अनलेस इट इज़ एन इंडोक्ट्रिनेशन, उसके हम ख़िलाफ़ हैं। इंडोक्ट्रिनेशन यानी किसी एक सोच को एक अवामी तबके के ऊपर मुसल्लत कर देना कि अब वो उसमें से निकल ना सके। अगर अवाम उस सोच के ख़िलाफ़ जाए तो उस अवाम को जो है वो उन पे पाबंदियाँ लगा देना, ये डिक्टेटरिज्म है, ये फाशिज़म है, इसके तो हम ख़िलाफ़ हैं टोटली। इंडोक्ट्रिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी है वो अपनी कोई कहानी सुना रहा है और वो उस कहानी के अंदर, जैसे मिसाल के तौर मैं आपसे कहता हूँ जी, एक दफ़ा का जिक्र है, फटी हुई नेकर है कि एक जंगल में एक चोर जा रहा था। आप कहते हैं जी पहली बात तो है कि आपने जिक्र के अंदर नेकर कर दी और नेकर के अंदर फटी, वो नेकर भी फटी हुई थी। इसका मतलब है नेकर फाशी है, क्योंकि नेकर जो है वो घुटने से ऊपर है और चूंकि फटी हुई है तो उसमें सारा लड़के का जो है वो साजो सामान बाहर घूम रहा है। इस तरह का मतलब आप बहुत ज़्यादा फाशी फैला रहे हैं और जंगल में और अकेला जा रहे हैं, तो उसका मतलब आप कुछ और करना चाह रहे हैं। भाई नहीं जाओ इतनी डेप्थ में, इतनी डीप, इतने उस एंड पे नहीं जाओ, ये ख़राब हो जाएगा मामला। इतना ज़्यादा हार्ड कोर ना लिबरलिज्म अच्छा है, इतना ज़्यादा हार्ड कोर ना ये अच्छा है। मेरी ज़ाती राय पूछना चाहते हैं तो मैं ज़ाती तौर पे LGBTQI+ के तसव्वुर पे अभी तक मुतमईन नहीं हूँ।
मुझे नहीं समझ आता ये। मुझसे अगर ज़ाती तौर पे पूछना चाहते हैं तो मैं पाकिस्तान के अंदर तो LGBTQI+ की डिबेट पे ही हैरान हूँ, क्योंकि यहाँ तो जो ख्वाजा सरा है उनका तो नॉर्म, उनका कल्चर, उनका इकोसिस्टम वो बिल्कुल अलग है, उनकी ज़बान भी अलग है, उनका नॉमेनक्लेचर भी अलग है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर मैं अभी तक मैं कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी इसको नहीं समझ पा रहा। यानी मिसाल के तौर पे मैं आज आपके सामने कहूँ कि यार मुझे अपना बाजू हाथ पसंद नहीं है, मैं अपना हाथ काट रहा हूँ, और मैं आपके सामने ऐसे अपना हाथ काट दूँ, तो आप कहेंगे पागल है, साइको है, ब्रूटल है, ग्रूसम वीडियोस बना रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ पे कम आउट कर दूँ और मैं कहूँ कि जी मैं केमिकली अपने आप को जो है वो एक प्रोसेस में जा रहा हूँ, मैं सर्जिकली जो है अपने जेनिटल्स रिमूव कर रहा हूँ, एक बड़ी अजीब सी बात होगी यार। आप उसको यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका है जो उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा और उसको पागलपन नहीं कहेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मुझे आज भी अगर कोई बंदा एंड आई एम ओपन टू डिस्कशन, अगर कोई बंदा मुझे इस पर कन्विंस करना चाहे तो आई एम ओपन टू इट। लेकिन इन दी एंड फिल्म बनाने से, कोई कहानी बनाने से क्या मेरी सोच तब्दील हो जाएगी? यानी जमील और शकील दो लोग हैं, उनको आपस में उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी है, वो जॉयलैंड फिल्म देखने का उन्होंने कहा क्यों ना हम इस फिल्म को हकीकत में बदल लें, और उन्होंने वहाँ पे चूमा चाटी शुरू कर दी। ऐसे होगा? ऐसे नहीं होता मेरे भाई। जो आपकी सोच होती है, अगर वो एक फिल्म और एक पोस्टर और एक बैनर या एक कहानी या एक ड्रामा देखने से ख़राब हो जाती है तो मसला आप में है। और फिल्म है भाई, 900 रुपये या 1200 रुपये का टिकट खरीद के जाके देखोगे, ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं पसंद आ रही मत देखो, व्हाट्स सो रॉन्ग अबाउट इट? रिगार्डिंग मैं फिल्म देखूंगा तो उसका पूरा रिव्यू दूंगा, ये तो मैं एक मेथड के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। अब रह जाती है बात कि ये इन सब चीज़ों के ऊपर, इस पाबंदियों से क्या मुआशरा तरक्की करता है? 2 रुपए का जो फ़ायदा आज तक इन पाबंदियों ने इस मुआशरे को दिया हो, 2 रुपए का फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का, नेवर। इससे मुआशरा बैकवर्ड होता है, मुआशरे के अंदर शिद्दत पसंदी बढ़ती है, मुआशरे के अंदर दंगा बढ़ता है, फसाद बढ़ता है। मेरे ख़्याल में कहानी के लिए, तख्लीक के लिए, बहस के लिए मुआशरे में टॉलरेंस होनी चाहिए। बहस गलत भी हो, बहस तो करें, बात तो करें, बात करने में तो कोई बुराई नहीं है। अगर बात करने में भी बुराई है तो फिर तो खुदा से गिला बनता है ना कि आपने ज़ुबान देके क्यों पैदा किया। वेल, ख़वातीन और हज़रात, मैं कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गया एंड दिस इज़ नॉट व्हाट आई यूजुअली एम। आप लोगों के सवालात का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी या जब भी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इस व्लॉग के बारे में आपका क्या फीडबैक है मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मुझे ज़रूर दीजिएगा अपना फीडबैक, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। अल्लाह।